हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमबी पर। आज का हमारा अध्याय ब्लड से है और यह क्लास या कह सकते हैं कि यह लेक्चर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड को जानने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। ब्लड यानी रक्त, इसे उर्दू में लहू भी कहते हैं। इसके अध्ययन को सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ब्लड मेल में बात करें तो 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा 5 लीटर यानी 5 लीटर होती है। फीमेल में मेल की अपेक्षा 0.5 लीटर मात्रा कम होती है। तो ये मात्रा कम क्यों होती है? तो यह मात्रा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है। मेल में हीमोग्लोबिन फीमेल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए मेल में ब्लड की मात्रा 0.5 लीटर या कह सकते हैं कि आधे लीटर ज़्यादा होती है। मैंने अपने दादाजी से एक सवाल किया कि मेल में फीमेल की अपेक्षा ब्लड 0.5 लीटर ज़्यादा क्यों होता है, तो उन्होंने एक बहुत ही मजाकिया आंसर दिया। आप भी सुनिएगा। उन्होंने दादी को देख के कहा कि ज़्यादातर फीमेल्स शादी के बाद मेल का ब्लड चूस लेती हैं। तो उनका मजाकिया आंसर था। चलिए इसको छोड़िए। इसकी मात्रा हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करती है। संयोजी ऊतक यानी कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है। संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी को जोड़े रहता है। ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है, तो यह हमारी बॉडी को पूरी तरह से कनेक्ट या संयोजी बनाए रहता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए इसे क्षार या बेस भी कहते हैं। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो उसे क्षार कहते हैं। अगर पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्ल या एसिड कहते हैं। यदि 7 है तो उसे उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड यानी नेचुरल कोलाइड। कोलाइड बेसिकली एक तरल पदार्थ होता है जिसको किसी छन्नी के द्वारा या कह सकते हैं किसी कपड़े के द्वारा छानने पर उसका 100% भाग बाहर नहीं निकलता, या कह सकते हैं कि छन्नी में कुछ भाग बचा रह जाता है। तो ऐसे अपन एक बेस पे समझ सकते हैं कि कोलाइड ऐसे होते हैं। इसका निर्माण बात करते हैं तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। किसी हड्डी की आंतरिक संरचना काट के देखने पर उसमें एक जालीनुमा रेड कलर की संरचना होती है, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। बात करते हैं भ्रूण की, तो भ्रूण में तो हड्डी होते ही नहीं है, या होती हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो उनमें अस्थि मज्जा या बोन मैरो का निर्माण नहीं होता। तो बोन मैरो नहीं है तो यानी कि उनमें ब्लड का निर्माण नहीं होगा। तो उनमें ब्लड कहाँ से आता है? तो उनमें ब्लड लीवर यानी कि यकृत से बनता है। भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय में उपस्थित, चाहे वो 3 माह का हो, चाहे वो 6 माह का हो, चाहे 9 माह का हो, यानी गर्भाशय में अगर है तो वो एक भ्रूण है। अगर गर्भाशय के बाद निकलता है, गर्भाशय के बाहर निकलता है तो उसे बच्चा या शिशु कह सकते हैं। लेकिन गर्भाशय में है तो उसे क्या कहेंगे? भ्रूण ही कहेंगे। तो ये तो थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन मेल में बात करते हैं तो यह 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। मेल में फीमेल की अपेक्षा 1 ग्राम पर डेसीलीटर मात्रा ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन में Fe यानी कि आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, इसलिए मेल में 14 ग्राम यानी कि फीमेल से 1 ग्राम ज्यादा होने के कारण मेल यानी कि जो नर हैं उनका शरीर कैसा होता है? थोड़ा हार्ड होता है, और फीमेल का शरीर थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि आयरन है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं स्टोर की, यानी ब्लड कहाँ स्टोर होता है? तो वो स्प्लीन या प्लीहा या कह सकते हैं कि तिल्ली में इसका क्या होता है? स्टोर होता है। जबकि इसका कब्र किसको कहते हैं? स्प्लीन को ही कहते हैं। ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन यानी कि प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो इसकी मात्रा ब्लड में 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है? तो यह एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ है, और इसकी मात्रा इससे अधिक होने पर यह नुकसानदायक भी है।
कैसा नुकसानदायक है, चलिए देखते हैं। तो तेलीय पदार्थ या काजू किशमिश ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और यह एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे हार्ट में जाकर चिपक जाता है और हमारे हार्ट को धड़कने नहीं देता, इसलिए हार्ट में हमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसे दिल का दौरा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो रक्त परिसंचरण की खोज। तो रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि रक्त यहाँ से वहाँ पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, परिसंचरण करता है, तो उसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। चलिए देखते हैं ब्लड की कार्य के बारे में। तो ब्लड की कार्य के बारे में देखते हैं। तो पहला इसका कार्य है ताप नियंत्रण का। ताप नियंत्रण यानी बॉडी के टेम्परेचर को यह नियंत्रित करके रखता है। जैसे कि ब्लड हमारी बॉडी में चलता फिरता रहता है, यानी कि जाता है 120 से और आता है 80 की स्पीड से, इसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब कोई चीज लगातार आती जाती रहेगी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि अपने हाथों को लगातार रगड़ने से हाथों में ऊष्मा या गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही ब्लड का परिसंचरण या यहाँ से वहाँ स्थानांतरण होने के बाद शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सी बना रहता है। इसका दूसरा कार्य पोषक पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन के द्वारा हम लोग बहुत से विटामिन या कह सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ जो कि हमारे लिए पोषक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं जो कि पोषक के भांति कार्य करते हैं। विटामिन भी इसी में आते हैं। तो इन पदार्थों का पूरी बॉडी में स्थानांतरण कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसका अगला कार्य है गैसों का परिवहन। वायुमंडल में उपस्थित O2 को हम एब्जॉर्ब करते हैं या कहते हैं कि लेते हैं, तो वह हमारे फेफड़ों में समाहित हो जाती है और यहीं पर रखी रह जाती है। लेकिन यहाँ से पूरी बॉडी में O2 का परिवहन कौन करता है? ब्लड ही करता है और वहां से CO2 को लाकर यहीं फेफड़ों में या लंग्स में रख देता है। कौन? ब्लड ही। तो यही कह सकते हैं कि फेफड़े केवल एक या कह सकते हैं कि लंग्स केवल एक टंकी के भांति कार्य करता है कि यहाँ पर O2 और CO2 का स्टोर हो जाता है, वहां से ले जाने और ले आने का कार्य ब्लड ही करता है। अगला इसका कार्य देखते हैं। तो औषधि पदार्थों का परिवहन यानी कुछ हानिकारक पदार्थ जो कि ब्लड में उपस्थित होते हैं उनका परिवहन भी क्या करता है? ब्लड ही करता है। याद रखना दोस्तों, परिवहन करता है, निकाल के फेंकता नहीं। ये परिवहन करते हुए चलते फिरते जाता है किडनी के पास, तो वो किडनी डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हानिकारक या औषधि पदार्थों को अपने पास रख लेती है और ब्लड को आगे चला देती है। चलिए ब्लड या रुधिर को और देखते हैं। तो जैसे कि अपन यहाँ पे पढ़ चुके थे कि यह एक प्राकृतिक क्या है? कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड है और कोलाइड बेसिकली एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको छानने पर 100% भाग उसका बाहर नहीं निकलता है। तो देखते हैं कि रक्त के बारे में। तो रक्त एक क्या है? कोलाइडिक पदार्थ है। तो उसमें कुछ लिक्विड पार्ट होंगे और कुछ पार्टिकल पार्ट होंगे। तो लिक्विड पार्ट यानी कि लिक्विड पार्ट इसमें प्लाज्मा होता है जिसकी मात्रा 60% होती है। जबकि इसकी बात करते हैं पार्टिकल पार्ट की, तो इसको कॉर्पल्स या रुद्राणु कहते हैं जिसकी मात्रा 40% यानी कि 40% होती है। प्लाज्मा हल्के पीले कलर का होता है। प्लाज्मा येलो या कह सकते हैं कि पीले कलर का होता है। प्लाज्मा में उपस्थित दो प्रोटीन पाई जाती हैं जैसे कि फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। इन प्रोटीन्स की मदद से ही प्लाज्मा गाढ़ा होता है। अगर इनकी प्रोटीन्स को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा बहुत ही पतला हो जाता है और ज़्यादा पीले कलर का, यह कह सकते हैं कि ज़्यादा पीले कलर का दिखने लगता है। पार्टिकल वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसे कॉर्पल्स या रुद्राणु कहते हैं। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स और प्लेटलेट्स, ये सब पार्टिकल पार्ट हैं। तो इसका बायोलॉजिकल नेम या कह सकते हैं कि टेक्निकल नेम आरबीसी का क्या है? एरिथ्रोसाइट है। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसका टेक्निकल या बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसका नाम थ्रोम्बोसाइट है। आरबीसी की संख्या कॉर्पल्स या रुद्राणु में 50 लाख कितनी होती है? 50 लाख होती है। और जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। और बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। यानी
WBCS से इसकी संख्या अधिक होती है। बात करते हैं इनके जीवन काल यानी कि लाइफ के बारे में, तो देखते हैं कि इसकी लाइफ 120 दिन की होती है। 120 दिन बाद RBC मर जाता है और ऐसे ही WBCS भी 4 दिन के बाद मर जाता है। बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो इसका जीवन काल 7 दिन होता है। अच्छा, आपको एक पॉइंट लग रहा होगा कि ब्लड में उपस्थित सारे कॉर्पल्स खत्म हो जाते हैं या कह सकते हैं कि मर जाते हैं, तो फिर ब्लड बॉडी में कहाँ से आता है? अरे भाई, यहाँ पर देखिए, इसमें कॉर्पल्स वाला भाग यानी रुद्राणु वाला जो भाग है वो क्या हो गया? खत्म हुआ है। लेकिन अभी इसका तरल या लिक्विड वाला भाग कैसा है? जीवित है। तो ये पदार्थ बना रहता है और इसके बाद अस्थि मज्जा से वापस वही क्रिया के द्वारा WBCS, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और वही ये सब रुद्राणु प्लाज्मा में आकर मिल जाते हैं और अपना ब्लड का निर्माण पुनः स्टार्ट हो जाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो रक्त या ब्लड की बात करते हैं तो यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसका लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा है और इसका पार्टिकल पार्ट यानी कि रुद्राणु है जो कि 40% है। और बात करते हैं इसके लिक्विड पार्ट की, जो कि कितना है? 60 या 60% है। यह येलो कलर का होता है। इसमें 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, एक फाइब्रोनोजिन और एक प्रोथ्रोम्बिन। इन प्रोटीन्स की मदद से ही यह गाढ़ा होता है। अगर इन प्रोटीन्स को प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा बहुत ही पतला हो जाता है। बात करते हैं रुद्राणु या कॉर्पल्स की, तो इनमें बात करते हैं RBC की। तो RBC को बायोलॉजिकल नेम या टेक्नोलॉजिकल नेम से एरिथ्रोसाइट से जाना जाता है, WBCS को ल्यूकोसाइट से और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट से। चलिए, RBC की संख्या कॉर्पल्स में सबसे ज्यादा होती है यानी 50 लाख होती है। WBCS की संख्या 10,000 होती है और बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो इसकी संख्या 2 लाख होती है। अब इनके जीवन की अवधि के बारे में बात करते हैं तो RBC की अवधि 120 दिन होती है, जबकि WBCS की अवधि 4 दिन और प्लेटलेट्स की अवधि 7 दिन होती है। तो हमारा आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर